वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 के बारे में। वैसे तो पार्ट 1 मैंने ख़त्म किया है बहुत अच्छे से एनवायरमेंटल साइंस का। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और पूरे सिलेबस को एक ही शॉट में ख़त्म करेंगे। और अगर आपको इसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको पार्ट 1 का लिंक चाहिए वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के चैप्टर्स और ख़त्म करते हैं इस बुक को। तो सबसे पहला जो हमारा रिसोर्स आता है वो आता है वाटर रिसोर्स। ठीक है, लाइन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है। वाटर, आपको पता ही है हमारी अर्थ की सरफेस पे कितना सारा पानी है। हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, लेकिन फिर भी स्कार्सिटी है, फिर भी कमी है। लोग रोते रहते हैं पानी की कमी है, पानी की कमी है, और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा है ना। अगर हमारी अर्थ ब्लू प्लैनेट है तो हमारे यहाँ पे पानी की कमी कैसे है? और पानी जब ख़त्म हो सकता है, हम बोलते हैं ना कि पानी ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, आने वाली जनरेशन के लिए पानी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्स में कैसे कंसिडर कर रहे हैं? इन सारी बातों का आंसर हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वाटर क्या है। हमारा नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब जिसको प्रकृति ने दिया है, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो वाटर क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। पानी कैसे क्रिएट होगा? अब देखो, इवेपोरेशन रोज़ होता रहता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, वही पानी जो ऊपर गया वही पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, वही फिर अंडरग्राउंड चला जाता है। तो इसलिए हम वाटर को एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स कंसिडर करते हैं। और ये हमारी लाइफ का सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्स होता है, क्योंकि हम अपने आधे से ज़्यादा दिन भर में हम जितने काम कर रहे हैं हम पानी से ही तो करते हैं। खाना बनाना, पीना, कपड़े धोना, नहाना, यहाँ तक कि वॉशरूम के लिए भी यूज़ हम पानी ही तो करते हैं। तो ये हमारी लाइफ का, किसी भी लाइफ को चलाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी अर्थ जो पानी से भरी हुई है ना, वो खारा पानी है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते, वो पीने लायक है ही नहीं, सॉल्टी वाटर है। इसलिए जो फ्रेश वाटर है ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ह्यूमन की लाइफ को चलाने के लिए फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि हमारी अर्थ की सरफेस पे 1% सही पानी है, फ्रेश वाटर है, उसी से हमें एग्रीकल्चर वाले सारे काम करने हैं। एग्रीकल्चर में कितना सारा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंडस्ट्री में जितने काम है वो सारे पानी से करने हैं। हमारी खुद की जो डोमेस्टिक नीड है वो सारी पानी से पूरी करनी है। तो पानी हर जगह बहुत ज़रूरी है। और बताऊँ, यहाँ पे कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं पे बहुत कम है। कहीं पर लोग टैंकर के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, रो रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। और कहीं पे इतना ज़्यादा पानी आता है, दिन भर आता ही रहता है, कि लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वाटर की शॉर्टेज होती है। कहीं पर इतना पानी है कि उनको वैल्यू ही नहीं है और वो वेस्ट कर रहे हैं। इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वाटर की शॉर्टेज होती है। ठीक है, समझ में आया? वाटर के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, हमारी अर्थ पर 97.5% सॉल्टी वाटर है, और वहीं पर बात करूँ फ्रेश वाटर की तो 2.5%। इतना कम। अब वो जो 2.5% है वो कहाँ से मिल सकता है? ये जो फ्रेश वाटर, हमारा जो पीने वाला पानी आता है, ये कहाँ से आता है? इसके सोर्सेज क्या हैं? तो इसके सोर्सेज है हमारे ग्लेशियर, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड में जो वाटर है, नीचे जो पानी है अर्थ की सरफेस के नीचे, वहाँ से फ्रेश वाटर आता है। सरफेस वाटर जैसे कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, पॉन्ड है, वो भी सरफेस वाटर पार्ट है फ्रेश वाटर का। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में भी पानी होता है, सॉइल के अंदर भी पानी होता है, इवेपोरेट भी होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सॉल्टी वाटर की, तो जितने भी ओशियंस हैं, बड़े बड़े सीज हैं, उन सब में सॉल्टी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, एक्यूफर्ट्स। एक्यूफर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक्यूफर्ट्स है। एक्यूफर्ट्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज।
जो कि हमारे वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक्यूफर्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके होते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, ठीक है। एक होता है कन्फाइंड और एक होता है अनकन्फाइंड। इसका मतलब ही रॉक्स के और मिट्टी के बीच में जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो किसके पास होती है? एक्यूफर्स के पास होती है। ये रॉक्स एंड सॉइल के बीच में जो पानी इकट्ठा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? हमारे एक्यूफर्स बोलते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी इंडिया के अंदर वाटर का क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से पानी आता है, वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो भाई 3 हैं। सरफेस वाटर, सरफेस पे जो पानी है अर्थ की सरफेस पे, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड हो गए, अर्थ की सरफेस पे जो पानी है उसे बोलते हैं हम सरफेस वाटर। तो एक रिसोर्स तो ये हो गया। दूसरा होता है ग्राउंड वाटर, जो पानी अर्थ के अंदर है, अर्थ की सरफेस के अंदर है, वो वाले पानी को हमने ग्राउंड वाटर बोल दिया। और जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत टाइम से पानी से कवर है, सालों साल तक वो पानी से कवर है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, मैंग्रोव आपने देखे, जो ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी के अंदर उनकी जड़ें होती हैं, जैसे कि इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये होते हैं मैंग्रोव्स। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल के लिए सुंदरवंस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वेटलैंड का, ठीक है। अब मैं बात करूं लगून्स एंड बैक वाटर की। लगून्स एंड बैक वाटर ना हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। किसका? लगून पार्ट होता है हमारे सी का, समुद्र का। सी का जो पार्ट होता है वो होता है लगून्स, एंड बैक वाटर किसका पार्ट होता है? रिवर का पार्ट होता है। ये ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं, सपोज कि ना यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो गया, वो किसकी मदद से हुआ? रिवर की मदद से हुआ। रिवर बहकर आई, चली गई, उसने कहीं पर एक अलग ही एक किनारे इनको पिछाड़ दिया। ये ना पिछड़ी जाती क्या, समझ लो ऐसा, ठीक है। पिछड़ी जाती है, पिछाड़ों को पिछाड़ दिया है। तो ऐसे ही कहीं कहीं जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है रिवर के बहर के जाने से। तो ऐसे एरिया जो अलग में ही अपनी जगह बना लेते हैं उसे बोलते हैं बैक वाटर। और अगर वो समुद्र के पानी से मिलकर बना हुआ है, समुद्र के बगल में ही एक लगून बन गया, जो कि पानी किसका है? सी का ही है, लेकिन वो साइड में किनारे पे बन गया, उसे बोलते हैं लगून्स, ठीक है। तो ये भी वाटर बॉडीज होती हैं जो अलग होती हैं, लार्ज बॉडीज से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। मैंने बताया ना अभी सी के बगल में ही है। तो ये होते हैं लगून्स एंड बैक वाटर्स। तो ये भी सोर्स है वाटर रिसोर्स के, ठीक है। अब बात करते हैं इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वाटर को लेकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरती हुई प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। तो आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा पानी की कमी है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है। भाई 10 लोग पीने वाले हैं, हमारे यहाँ पर क्या है कि 10 लोग पीने वाले हैं और पानी है सिर्फ 1 गिलास। ऐसा है, ऐसा कुछ सीन है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो तो बहुत कम है और उसके मुकाबले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम है? तो पहली प्रॉब्लम आती है वाटर की क्वालिटी का बिगड़ना, ठीक है, खराब होना। इस वाले पॉइंट में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते जा रहे हैं, उसको अनफिट बनाते जा रहे हैं ह्यूमन के कंजप्शन के लिए। वो पानी पीने योग्य है ही नहीं, क्योंकि हमने ही हमारे कचड़ों से वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, ठीक है, बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। यहाँ तक कि उस फिज़िकल मतलब उसका जो रंग रूप है, उसकी जो गंध है वो आने लग रही है, क्योंकि वाटर की क्वालिटी ख़राब हो गई है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि पीएच का ज़्यादा होना, नाइट्रेट का ज़्यादा होना, ऐसी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह पाए जा रहे हैं। तो इन सब से वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है, डिक्लाइन गिर रही है, ठीक है, जो बिल्कुल ही उसे अनफिट बना रही है और हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो पहला पॉइंट, तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही है। दूसरे की बात करूँ तो आजकल वाटर को बहुत ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। भाई एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है वाटर। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वाटर की इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इंडिया जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड है इरिगेशन के लिए? हमारे ग्राउंड वाटर पर। हमारा जो ग्राउंड वाटर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी में इरिगेशन किया जाता है। यहाँ पे बारिशें होती नहीं है, मॉनसून फेलियर है, जिससे क्या होता है वेस्ट बंगाल की, बिहार की क्रॉप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्रॉप ख़राब हो जाती है। और यहाँ तक कि
इरिगेशन सबसे ज़्यादा किस खेती के लिए यूज़ किया जाता है? शुगर केन के लिए, गन्ने की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए, जूट की खेती के लिए। पानी 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 चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि हम क्या करते हैं, अपने यूज़ के लिए नीचे से पानी निकाले जा रहे हैं। भाई कितना है पानी नीचे, कितना नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो भाई एक्सप्लॉइट करेंगे, हम तो उसे ख़राब करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसका शोषण करेंगे, ठीक है। ये हम करते जा रहे हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये हो रही है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वाटर के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे अरे अपनी मोटर बंद कर, हम पानी भरेंगे पहले, हम पानी भरेंगे पहले। तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़े हैं? कहीं पे पानी बहुत कम है और कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है। अनइक्वल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब वो लड़ाइयाँ किसी भी लेवल पर हो सकती है, इंटर स्टेट के अंदर हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या पड़ोसी में भी हो सकती हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े एग्जांपल हैं इंडिया के अंदर। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्लड आ रही है, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है। फ्लड का मतलब बाढ़ जब आ जाती है, एक्सेस वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और इंडिया के और बांग्लादेश के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये सारी प्रॉब्लम, फ्लड आना, ड्रॉट आना, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है? कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, लगातार होती रहती है, तो जिस वजह से बाढ़ें आ जाती हैं, या फिर रिवर का ओवरफ्लो हो जाता है, इस वजह से भी बाढ़ आती है। या एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब जिसमें ह्यूमन का हाथ है, इंसान बिगाड़ रहा है, इसलिए फ्लड आ रही है। एग्जाम्पल दूं, डिफॉरेस्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को कटाई करते जा रहे, जिससे उसकी जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ पा रही और फ्लड आने का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन भी अपनी टांग अड़ा रहा है, ह्यूमन ही बल्कि अड़ा रहा है ज़्यादातर। फिर अगर मैं बात करूँ ड्रॉट की, तो ड्रॉट का मतलब वाटर स्कार्सिटी हो जाना, वाटर की कमी हो जाना, बंजर ज़मीन सूखी पड़ जाना। अब वो क्यों होता है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। बारिशें भी कम हो गई हैं, पानी ज़मीन पर हो रहा नहीं है, इवेपोरेशन भी कम हो चुका है, तो इस वजह से सूखा पड़ जाता है, ठीक है। 80 कंट्री ड्रॉट फील कर रही है। मतलब सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें कम बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं सेमी एरिड एरियाज़, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग ड्रॉट, सूखा महसूस कर रहे हैं। और एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब वही ह्यूमन का हाथ है, ह्यूमन की टांग है, वो भी चीज़ों को ख़राब कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ग्राउंड वाटर यूज़ किया जा रहा है, धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, ख़त्म हो रहा है, ड्रॉट पड़ रहा है, ठीक है। ये तो हुई प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूं कैसे अब इसको मैनेज किया जाए, अच्छे से यूज़ किया जाए, कैसे हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, उसके रास्ते बताती हूँ। तो सबसे पहला उसका जो रास्ता है वो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो हम वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते जा रहे हैं, उस पर रोक हो, उस पर कंट्रोल हो। और वो कैसे हो सकता है? हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जिससे वाटर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट ना करें। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं उनको वो देखता है, ठीक है। और ये सारी पेनल्टीज़ लगाता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करने का एक्ट भी इन्फोर्स कर दिया जाना चाहिए, उसको और ज़्यादा रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पर कड़ी से कड़ी निगरानी होनी चाहिए, तब वाटर पोल्यूशन हम रोक सकते हैं, ठीक है। लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर हमें ठीक करना है, किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें सोल्यूशन चाहिए ना, तो उससे सबसे पहले बताओ इससे नुकसान क्या हो रहा है, लोगों को अवेयर करो, एजुकेट करो, बहुत सारे कैंपेन चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल वाटर यूज़, मतलब बहुत अच्छे से पानी का यूज़ करो। कहने का मतलब ये है
कि भाई खुली टोटी ना छोड़ो, जितना पानी हो उतना पानी, जितना चाहिए उतना पानी यूज़ करो, फालतू का बर्बाद मत करो, टोटियों को खुला छोड़ के ऐसी नालियों में मत बहाओ। वाटर जो रेन हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, जितना भी पानी है रेन हो रही है उसको जमा करो पौधों में, और अपने कपड़ों वपड़ों का काम करो धोने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से भाई वाटर का यूज़ करो, जिससे क्या हो, हमारे करंट की और आने वाली फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड है वो पूरी हो जाए। भाई इस तरीके से तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, हम नहीं मान रहे, ठीक है। समझ में आया? दूसरा सोल्यूशन तो ये हो गया। तीसरा सोल्यूशन क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट करना। वाटर शेड मैनेजमेंट करने का मतलब है जो पानी बह बह के आ रहा है अलग अलग जगह से, उसको इकट्ठा कर लो। उसके लिए वेल्स, कुएं बना दो, टैंक्स बना दो, ताकि वो पानी उसमें स्टोर हो और फिर वो ज़मीन में चला जाए, फिर वो ग्राउंड वाटर बन जाए। भाई वाटर शेड की मैनेजमेंट करो, ठीक है। जितना भी अर्थ की सरफेस पे पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो बह रहा है, उसकी सही तरीके से मैनेजमेंट कर लो तुम लोग, कुएं बना दो उनके लिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वही बारिश के पानी को यूज़ करना, उसको स्टोर करना और फिर उसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ भी करना, ठीक है। इससे भी क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नई नई टेक्निक लाओ, इको फ्रेंडली और चीप टेक्निक का इस्तेमाल करो और रेन वाटर को इकट्ठा करो भाई। तो ये है चौथा सोल्यूशन। पांचवा सोल्यूशन क्या है? पांचवें सोल्यूशन में ये है कि डैम्स बनाओ। डैम्स बनाने से वाटर का जो ओवरफ्लो होता है उस पर रोक लगती है, वाटर कंजर्व होता है, और उस पानी को फिर इरिगेशन के लिए यूज़ करो या फिर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज़ करो, किसी भी काम के लिए तुम यूज़ करो, ठीक है। हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, वाटर को सही से मैनेज करने का। अब पढ़ते हैं हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर होता है। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से बार बार बना के यूज़ कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रिन्यू, जिसको रिन्यू किया जा सकता है। अब लग गया नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म होने के बाद जल्दी से नहीं बनाए जा सकते, जिनको बनने में ही सैकड़ों साल लग जाएंगे। आप पोता पोती वाले भी बन जाओगे, आपके पोता पोती भी पोता पोती वाले बन जाएंगे, उसके बाद भी वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इनको बनने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसलिए कहते हैं ना, पेट्रोल का सही समझदारी के साथ इस्तेमाल करो ताकि आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कंटिन्यूसली बेसिस पे जब हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो रिप्लेस्ड ही नहीं किए जा सकते और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर डिप्लीट, ठीक है। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? हम इसे लाइफ में बार बार यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा विंड मिल के जो पहिए होते हैं घूमते हैं, विंड मिल से, सोलर पैनल से हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी बना के हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं अपनी टरबाइन को चला के। तो अब बार बार सूरज तो कहीं नहीं जाने वाला, हम बार बार सूरज की मदद से सोलर पैनल लगा के एनर्जी को बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसको हम लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं और इसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये ख़त्म हो गए तो हम मर भी जाएंगे ना, तो भी ये बनेंगे नहीं, ठीक है। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जितना मर्जी चाहे हम उतना बना सकते हैं, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम इसको ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाने वाले हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गई, कॉयल हो गई, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हानि नहीं पहुंचता, पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये जो होते हैं ये नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। कॉयल को अगर जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को और एयर को पॉल्यूट करेंगी, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो ये लो कॉस्ट के होते हैं और इनमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई वगैरह कर रहे हैं, कोयल निकाले, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको बनाने के लिए काफ़ी कॉस्ट लगती है, और ये कम कॉस्ट के होते हैं। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, ये किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। और पेट्रोल, कॉयल, फॉसिल फ्यूल किसके एग्जाम्पल है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो आई होप कि आपको ये नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपस में समझ में आ गया है।
अब बात करते हैं हमारे पॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे कोई शाहरुख खान की एंट्री नहीं हो रही, शाहरुख खान आएगा एंट्री मारेगा, ऐसी कोई एंट्री नहीं हो रही। यहाँ पर एंट्री हो रही है हार्मफुल सब्सटेंसेस की। जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होते हैं, एंट्री मारते हैं और किसी भी चीज़ को पॉल्यूट करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज आना, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, हमारे एनवायरनमेंट में अनडिज़ायरेबल चेंज आना जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में किसी भी हार्मफुल मटेरियल का एनवायरनमेंट में एंटर करना ही पॉल्यूशन कहलाता है। फिजिकल, जैसे कि फिजिकल से यहाँ पे जो मतलब है वो है हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से है। और केमिकल का मतलब यहाँ पर केमिकल पॉल्यूटेंट से है। बायोलॉजिकल मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, एनिमल हो गई, प्लांट हो गए, हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान कैसा भी हो रहा हो, केमिकली हो रहा हो, फिजिकली हो रहा हो, बायोलॉजिकल हो रहा हो, कैसा भी अनडिज़ायरेबल चेंज आ रहा हो और वो पॉल्यूट कर रहा हो, तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ पॉल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है, तो ये हुआ हमारा पॉल्यूटेंट। वो सब्सटेंस जो कि क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो तबाही ला रहा है, उसे बोलते हैं हमारा पॉल्यूटेंट। तो समझ में आया? पॉल्यूटेंट क्या? वो सब्सटेंस जो कि वो अनडिजायरेबल चेंज ला रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हमारे सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन के कितने सोर्सेज होते हैं? देखो, आपने अपने आसपास बहुत सारे पॉल्यूशंस देखे होंगे। नॉइज पॉल्यूशन होता है, सॉलिड में भी। सॉलिड ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि इंडस्ट्रियों से निकलने वाली लेदर के पीसेस, रबड़ के पीसेस, ग्लास के पीसेस, हमारे घर से, किचन से इतना सारा कूड़ा करकट निकलता है, सब्जियों का ढेर निकलता है, वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड फॉर्म में है और हमारे एनवायरनमेंट में जाके चीज़ों को पोल्यूट कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ऐसे लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड में जितने भी केमिकल आ गए, सीवेज, हमारा एसिड आ गए, एल्कलाइंस आ गई, ऑयल रिफाइनरीज आ गई, ये सारी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में है और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इसे हम लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बात करूँ गैशियस वेस्ट की, तो गैशियस वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? जो गैस की फॉर्म में होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये सारी ऐसी गैसेज हैं जो लगातार चिमनियों से, इंडस्ट्रियों से, गाड़ियों से, व्हीकल से निकल रही हैं। ये रोज़ाना निकल रही हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। अब बात करो एनर्जी वेस्ट की, तो एनर्जी वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं रेडिएशंस रिलीज करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं, उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, उसे बोलते हैं एनर्जी वेस्ट। जैसे कि जो रेडियो एक्टिव और हीट छोड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल इनविजिबल है, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं रेडिएशन छोड़ रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं एनर्जी वेस्ट। जैसे कि यूरेनियम हो गए, थ्रोनियम हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है? एनर्जी वेस्ट के। तो समझ में आया कितनी तरीके के सोर्स हो सकते हैं पॉल्यूशन के? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉइस की फॉर्म में भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। जब हम पॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो दो बेसिस पे किया है। एक तो पॉल्यूटेंट के नेचर के बेसिस पे, जो हमारे पॉल्यूटेंट थे ना, जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे थे, पॉल्यूट कर रहे थे, उन पॉल्यूटेंट का नेचर कैसा है, वो कैसे है, उनके नेचर के हिसाब से बांटा गया है। और दूसरा बांटा गया है कि तो एनवायरनमेंट में जितने भी कॉम्पोनेंट है ना, उनके हिसाब से जो चीज़ें पॉल्यूट हो रही है, उनके हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, तो दो तरीके से किया गया, समझ में आ गया। एक पॉल्यूटेंट के नेचर के बेसिस पे और एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके कंपोनेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं पॉल्यूटेंट के नेचर के बारे में। जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? कुछ ऐसे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में जाते हैं और इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे घर का जो भी वेस्ट है, पालक की सब्जी और गोभी का कूड़ा, जितना भी सब चीज़ है ना, अगर हम उसे फेंक देंगे ना, तो वो कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, उस नेचुरली प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, धरती में समा जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ईजिली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जैसे कि मेटल हो गई, एक हैवी मेटल अगर हम मिट्टी के ऊपर छोड़ेंगे ना, वो सालों साल तक ऐसी पड़ी रहेगी। अगर हम प्लास्टिक छोड़ते हैं तो वो भी लंबे समय तक पड़ी रहती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल।
ठीक है। अब हमारा ये जो एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइस, रेडियो एक्टिव, थर्मल, ये सब के बारे में आगे तो बात करेंगे ही करेंगे। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन कुछ ऐसी हरकतें होना, हार्मफुल सब्सटेंसेस की एंट्री होना, किसमें? एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में, और एयर की क्वालिटी खराब होना, एयर को नुकसान पहुंचना, तो उसे क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ये अब प्रकृति भी कर सकती है और हम जैसे ह्यूमन भी कर सकते हैं अपनी एयर को गंदा, ठीक है। कुछ पॉल्यूटेंट्स ने एयर को पॉल्यूट कर दिया, उसे ही क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब हम ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर पॉल्यूट हो रही है, या फिर नेचुरल मतलब नेचुरली हो रही है। जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही है। और ह्यूमन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि रोज़ गाड़ियाँ चलाता है, गाड़ियों में से भी सल्फर डाइऑक्साइड ये सब निकलती है, तो हमारी एयर को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रही है? एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग पे भी पड़ रहा है और लिविंग थिंग पर भी पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को भी तीन तरीके से बांटा गया है। यहाँ पे बात की है एयर पॉल्यूटेंट्स की, वो सारे सब्सटेंसेस, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उससे हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं, या एजेंट कह लो या कैरियर्स कह लो, जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब तीन बेसिस पर एयर पॉल्यूटेंट को बांटा गया है। एक तो ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, और तीसरा काइंड ऑफ मैटर के बेसिस पर। तो समझते हैं ये क्या होता है। देखो, ओरिजिन मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से उनका जन्म हो रहा है, कहाँ से वो निकल रहे हैं। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, ठीक है। प्राइमरी का मतलब कुछ ऐसे एयर पॉल्यूटेंट जो हवा में जाकर एयर को गंदा कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली इमिटेड हो रहे हैं, उनका डायरेक्टली इमिशन हो रहा है, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी। जो सबसे फर्स्ट बार आ रहे हैं और डायरेक्टली आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने गाड़ी चलाई, व्हीकल चला रहे हैं हम, उनसे निकलने वाली जितनी भी गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो वो हमारे एयर में जाती हैं और पोल्यूट कर रही हैं, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करूँ, अब देखो यही जो गैसेस थी ना, ये ऊपर जाती हैं और वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। आपको तो पता ही है इवापोरेशन होता है, तो वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और उनका रिएक्शन होता है, उसके बाद बहुत सारी और अदर गैसेस बनती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, जिससे और ज़्यादा एयर की क्वालिटी खराब होती है। तो सेकेंडरी मतलब इनडायरेक्टली इमिटेड होने वाली गैसेस जो किससे डिराइव हो रही हैं? जो प्राइमरी चीज़ों से, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से डिराइव हो रही हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। समझ में आया वो कैसे बनी, कैसे नहीं बनी। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि पदार्थ के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर वो कौन कौन से एटम्स से बना हुआ है, उसे बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो हमने एयर पॉल्यूटेंट को एक तो उनके ओरिजिनेशन के बेसिस पे बांटा था कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दूसरा हमने बांटा है कि उन पदार्थ में, उन सब्सटेंसेस में क्या किस तरीके के एटम्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स एंड ऑयल हो गए, इनके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होता, इनके एटम्स ही नहीं है, जैसे कि हमारे सॉल्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब मैं बात करती हूँ, देखो हमारी एयर को ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पोल्यूट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अगर मैं बात करूं एसीटोन की, जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम से बना होता है, ठीक है। और जब हम नेल पॉलिश रिमूवर से उसको रिमूव करते हैं, एसीटोन बोलते हैं उसको, रिमूव करते हैं ना, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है, हमारी एयर को पोल्यूट करता है। ऐसी मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो, जैसे कि अभी मैंने बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते नहीं है ना। ये वाली गैसेस भी तो निकलती हैं व्हीकल से, चिमनी से, फैक्ट्रियों से, तो ये भी तो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो ये हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करें उस मैटर के हिसाब से, वो किस फॉर्म में है, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो गैसियस में है, लिक्विड है, सॉलिड है, और कितने साइज़ के हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है? काइंड ऑफ मैटर में आती हैं। अब देखो साइज सेग्रेटेड मतलब कि वो कितने कितने साइज़ के हैं,
आपने देखा होगा कितने कितने छोटी होते हैं डस्ट के पार्टिकल जो हमारी एयर में मौजूद होते हैं और हमारी एयर को ख़राब कर रहे होते हैं। कभी आपने देखा होगा अपने कहीं पे धूप आ रही होती है घर में तो उसमें छोटे 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 पार्टिकल दिखाई देते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देते, जो कहीं ना कहीं एयर को गंदा कर रहे हैं। गैशियस एयर पार्टिकल की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी गैशियस सब्सटेंसेज हैं, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल अभी तक दे दिए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि गैशियस भी चीज़ें हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने एयर पॉल्यूटेंट्स को बांटा था कि उनका जन्म कैसे हो रहा है और वो किस एटम से बने हैं, उनका साइज, उनकी स्टेज क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। एयर पॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब हमने बचपन में पढ़ा है, घर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि कुकिंग कर रहे हैं हम, बर्निंग कर रहे हैं, फ्यूल्स जला रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है वो इंडोर। और जो बाहर की वजह से हो रहा है, जैसे कि व्हीकल की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, वो हो गया आउटडोर पॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सोर्सेज के बारे में। हमारे कितने तरीके के सोर्सेज होते हैं। हम एयर को गंदा कर रहे हैं तो दो ही सोर्सेज होते हैं, या तो उसे ह्यूमन कर सकता है, ह्यूमन मतलब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, ठीक है, या फिर उसे प्रकृति कर सकती है, नेचुरल तरीकों से वो पोल्यूट हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि थंडरस्टॉर्म जब बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है तो पहले से ही हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब बिजली चमकती है तो उससे रिएक्शन होता है और क्या बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। ऐसी मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारी गैसेस का इमिशन होता रहता है नेचुरली अलग अलग जगहों से जो हमारे एयर को ख़राब कर रही हैं। अब मैं बात करूँ फॉरेस्ट फायर की, तो जैसे कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से, जब वो फॉरेस्ट कंटिन्यूसली रबिंग करते रहते हैं एक दूसरे से, अब उनकी पत्तियाँ जब रब करती रहती हैं तो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उस वजह से भी एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जब वॉल्केनो में से लावा निकलता है, गैस निकलती है, ऐश निकलती है, तो वहाँ से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारी एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रही होती हैं। और अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे कि हमारी जितनी भी सूखी पत्तियाँ वगैरह हो गई, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जब उनको डिकम्पोजिशन वाली स्टेज आती है ना, जब डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा, तो वहाँ से भी बहुत सारी गैसेस निकलती है, जैसे कि मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गई, तो उससे भी हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। तो ये हमने तो नहीं किया, ये कौन कर रहा है, हमारा नेचर कर रहा है। अब मैं बात करूँ दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क, जितना भी हाउस होल्ड वाला काम है, जिससे भी हम जैसे कि कुकिंग कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, सर्दियों में हम आग जला के बैठ जाते हैं, हर गली में आपको आग मिलेगी, तो जितने भी हाउस होल्ड वर्क से जो हमारी एयर की क्वालिटी ख़राब होती है तो उसे बोलेंगे हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ठीक है, गैसोलीन एग्जॉस्ट, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा गैसोलीन एग्जॉस्ट, मतलब कि गैसोलीन इंजन से एलपीजीज जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे भी थोड़ी बहुत एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं गैसोलीन एग्जॉस्ट से। इंडस्ट्रियों से भी बहुत सारी गैसेस दिन प्रतिदिन निकालते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं और गैसेस निकलती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। आजकल बिना केमिकल कुछ नहीं किया जाता, हर जगह केमिकल, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। अभी हमने बात की ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, अनवांटेड डिजायरेबल चेंज, तो उसे हमने बोला था एयर पोल्यूशन। वैसे ही नॉइस पोल्यूशन क्या है, अनवांटेड साउंड्स, अनवांटेड हाई लेवल्स ऑफ साउंड, जिससे हम परेशान हो रहे हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिससे हम अपनी सुनने की शक्ति खो रहे हैं, तो ऐसे अनवांटेड साउंड को हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, अब नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंसानों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, हम सुनने की शक्ति खो सकते हैं, हम स्ट्रेस बहुत बढ़ सकता है, और कभी ना कभी आपने देखा होगा बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो साउंड की वजह से डिस्टर्ब होती है और उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिर्फ साउंड की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हमारे कंट्रोल के बारे में कि नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे। तो इसके 3 तरीके बताए हैं बुक में।
फर्स्ट है एलिमिनेट द नॉइज एट द सोर्स, मतलब कि नॉइज जिस सोर्स से आ रही है उसको ही एलिमिनेट कर दो, नॉइज के सोर्स पर से ही उसको कम कर दो। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, जब घरों में पानी आता है तो लोग अपनी मोटर की आवाज़ की पड़ोस वाला ना सुन ले, हमारे घर में मोटर चल रही है तो इसके लिए वो मोटर पे बोरा डाल देते हैं ताकि जिससे जो आवाज़ हो ना मोटर की वो कम हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सोर्स है ना वहीं से कम कर रहे हैं, उसी को एलिमिनेट कर रहे हैं, सोर्स पर से कम कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, मॉडिफाई द पाथ ऑफ साउंड ट्रांसमिशन। हम क्या कर सकते हैं, पाथ को ही मॉडिफाई कर दे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि हाईवे पर आपने बहुत सारे साउंड बैरियर लगे हुए देखे होंगे जो आसपास के इलाकों में उस तेज आवाज़ को जाने से रोकते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि हम उस साउंड के पाथ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहता है प्रोवाइड द रिसीवर विथ सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कि हमारे जो रिसीवर है जो साउंड को रिसीव कर रहा है उसको ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दो। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो हम उन्हें वहाँ पे ईयर प्लग्स पहना सकते हैं, ईयर मफ पहना सकते हैं, तो हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वेज की, अदर वेज के बारे में। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है कि नॉइज़ पोल्यूशन अगर इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, क्या पता वहाँ की जो मशीनरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हों, तो हम पुरानी मशीनों को नई मशीनों के साथ बदल सकते हैं, उसमें ऑयल वॉयल या मेंटेनेंस का खर्चा कर सकते हैं जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। तो हम इंडस्ट्रीज़ में ऐसे रिडक्शन कर सकते हैं। जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैरिज हो रही है, फंक्शन, बर्थडे पार्टी हो रही है, ओकेजन है कोई, तो हम बहुत बड़े बड़े डीजे लगा देते हैं और अपने पड़ोसियों को परेशान करने लग जाते हैं। तो उसमें कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, हम उसे ऐसा हो कि बैन कर दे सरकार इतनी हाई नॉइज़ को, ठीक है, इतने बड़े बड़े डीजों को ओकेजन पर, मैरिज पर, तो ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है जितनी भी ट्रैफिक नॉइज़ होती है, जितने भी हॉर्न वगैरह बजा रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुराना व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम ऐसे व्हीकल को बैन करवा सकते हैं, हम यहाँ पे भी रिडक्शन कर सकते हैं। या फिर लीगल कंट्रोल, ऐसे रूल्स रेगुलेशन सरकार बना दे जिससे नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो, रिड्यूस हो जाए, उस पर रोक लग जाए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के। अब बात करते हैं इफेक्ट के बारे में, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है ह्यूमन की लाइफ पर, ह्यूमन क्या एनिमल्स की लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, देखो अगर साउंड हाई इंटेंसिटी वाला है, मतलब 80 से 100 dB है, dB का मतलब ये ना एक मेजरमेंट स्केल है जो नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर करता है। ठीक है, अगर साउंड 80 से 100 तक dB है तो यहाँ पे एक पर्सन अपनी सुनने की क्षमता खो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और ऐसी साउंड 80 से 100 dB तक जो साउंड आती है वो मशीनरी की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से आ सकती है। दूसरी साउंड के बारे में बात करें, एक्सप्लोजिव साउंड के बारे में, तो ये 110 dB से ज़्यादा की होती है और ये क्रैकर्स के जलाने से या ट्रेन की वजह से ये सारी साउंड आती है, जिसकी वजह से इफेक्ट अगर मैं बात करूँ तो वॉमिटिंग हो सकती है। प्रोफाउंड डीफनेस का मतलब होता है कि जब हम 90 dB से नीचे की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पाते तो उसे बोलते हैं प्रोफाउंड डीफनेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा हम बहरे ही हो चुके हैं, आप कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रोफाउंड डीफनेस का मतलब होता है कि 90 dB से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकते भाई हम, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। इंटरमिटेंट नॉइज़ से क्या होता है, इससे हमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जैसे कि एक एरिया में एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी साउंड से हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इससे हमें साइकेट्रिस्ट इलनेस हो सकती है, जैसे कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है इंटरमिटेंट नॉइज़ में। तो ये थे कुछ इफेक्ट। अगर मैं बात करूँ, पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो आप सारे इफेक्ट लिख सकते हो कि वॉमिटिंग हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, साइकेट्रिस्ट इलनेस हो जाती है, साथ ही साथ ह्यूमन अपनी डीफनेस, बिल्कुल बहरा भी हो सकता है, सुनने की क्षमता खो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन मतलब ऐसा पॉल्यूशन जिसकी वजह से रेडिएशन रिलीज हो रही है, रेडिएशंस निकल रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, सपोज ये सब्सटेंस है, इसकी बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है, रेडिएशंस का निकलना, रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिलीज होना और उनसे रेडिएशन निकलना, और इससे बहुत ज़्यादा सीरियस इशू हो सकते हैं एक ह्यूमन की लाइफ में, एनिमल की लाइफ में, इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है रेडिएशन से। ठीक है, इसका दूसरा नाम रेडिएशन पॉल्यूशन भी होता है। और ये इस पॉल्यूशन से क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होता है, रेडिएशंस रिलीज होती हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ये एनर्जी कहाँ से निकलती है, जैसे कि कार्बन 14, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, इन सब से रेडिएशंस निकलती है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर पॉल्यूशन। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन के कारण क्या है, क्यों हो सकता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला कारण है न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, आपने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो आई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, कितना बड़ा हादसा हुआ था चेर्नोबिल में। चेर्नोबिल करके एक वीडियो है उनकी, आपने देखी होगी। मतलब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है। फुकुशिमा जापान में 2011 में भी ये न्यूक्लियर प्लांट का एक्सीडेंट हुआ था, है ना। जब ये एक्सीडेंट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से, जो भी एक्सीडेंट होते हैं उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका असर पीढ़ियों दर पीढ़ियों पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक ह्यूमन की ज़िंदगी को इमीडिएट डेथ भी दे सकता है। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब जब हम एटॉमिक बम्स के थ्रू, न्यूक्लियर मिसाइल के थ्रू रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन सब में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल के लिए जो हिरोशिमा नागासाकी था उस पर बम गिराया गया था, कितना बुरा असर हुआ था। उस केस के बारे में सबको ही मालूम है। इससे होता क्या है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। ये वाला जो इफेक्ट है इसमें भी आ जाएगा, ये इफेक्ट सब में आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सब में ऐड कर देना, ठीक है। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इंसान की डेथ हो जाती है। इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है उसका दूषित होना, ठीक है। देखो इन सब से एक चीज़ हो रही है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकल रही हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। जब हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का, तो उनसे भी क्या निकलती हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यूरेनियम, कार्बन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। इनसे भी हमारी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है, इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। ये कहाँ पर यूज़ होती है, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, रिसर्च में यूज़ की जाती है रेडियो आइसोटोप्स। अब मैं बात करूँ माइनिंग वगैरह में, जब हम खुदाई वगैरह करते हैं ना मिनरल्स की, ओर्स की, तो उनसे भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलती है, जैसे कि रेडियम होगा, यूरेनियम होगा, थ्योरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। तो यहाँ से भी रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकल रही है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो रहा है। रेडिएशन टेस्ट, जब हम मेडिकल वाली लाइन में देखो, जब कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है ना, साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए भी रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी बहुत बड़ा खतरा होता है। अब बात करते हैं हम इफेक्ट के बारे में। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि एक वीक के लिए या कुछ दिन के लिए जो असर होता है उसे हम शॉर्ट रेंज कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है क्योंकि इसमें इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और फिजिकल क्रिपलिंग का मतलब होता है विकलांगता। एक व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है इस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं बात करूँ लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज में क्या होता है, जीन्स में चेंज आ जाना, जो बहुत लंबे समय तक, जैसे कि भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें उसका असर आज तक देखा जाता है। जीन्स में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, है ना। तो जेनेटिक चेंज में जीन्स में चेंज आ जाता है। एनीमिया, एनीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना, लॉस ऑफ विटैलिटी, ट्यूमर एंड कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा लाइफ का शॉर्ट हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से। अब बात करते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है दूषित होना। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे पानी है, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, उसमें किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस की एंट्री होना और उनका दूषित होना और वाटर की क्वालिटी खराब होना ही क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। आपको पता है 50% जो मरीन पॉल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे सीवेज की वजह से हो रहा है। जो हमारा जो एक्सक्रीटा होता है, हम जो ह्यूमन पॉटी करते हैं, वो सीवेज, जितना भी गंद है वो वाटर में चला जाता है। जो भी वेस्ट हमारा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्रीज में से, जितना भी केमिकल वाला वाटर है डिस्चार्ज होता है, वो भी हमारे वाटर को पोल्यूट करता है।
आपको पता है इंडिया में, दिल्ली में या फिर कहीं पर भी कितना ज़्यादा मांस मच्छी खाया जाता है। अब उनको काटा जाता है, उनका जो खून होता है, ब्लड होता है, वो भी वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, जिससे वाटर पॉल्यूट होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी अस्थियाँ होती हैं हम कहाँ पे बहाते हैं, गंगा में बहा देते हैं, जिससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया मिलकर वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। यहाँ तक कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, 400 बिलियन टन इंडस्ट्री का वेस्ट निकलता है। अब सोचो इतना सारा वेस्ट जाएगा कहाँ पर? या तो उसे मिट्टी में गाड़ेंगे या तो उसे वाटर के साथ बहा देंगे, है ना। उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, सी में, ओशियन में और अदर वाटर बॉडीज़ में। सोचो हम कितना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना गंदा कर रहे हैं पानी को, सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्ट की वजह से। अब देखो ये जो हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, इसको 3 पर्सपेक्टिव, 3 नज़रियों से बांटा गया है। सबसे पहले हमने बांटा है वाटर बॉडीज के हिसाब से कि वो कैसा पानी है, वो सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन के अंदर वाला पानी है या सरफेस पे। सरफेस मतलब जैसे कि ओशियंस है, लेक्स है, रिवर्स है, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे मौजूद है, तो उसके हिसाब से बांट दिया एक टाइप। दूसरा बांटा कि वो पॉल्यूशन निकलता कहाँ से है, किसी एक पॉइंट सोर्स के हिसाब से, कोई एक सोर्स से निकल रहा है या नहीं निकल रहा। एक बांट दिया केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब उसमें किस तरीके के एटम है, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो देखो जब हमारा सरफेस वाटर पोल्यूट हो रहा है तो उसे हमने सरफेस वाटर पोल्यूशन कह दिया। हमारे रिवर्स, ओशियन, लेक्स गंदी हो रही हैं तो सरफेस वाटर पोल्यूशन। जो हमारा मिट्टी का अंदर का पानी है, ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, वो पोल्यूट हो रहा है तो उसे हमने ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कह दिया। वो कैसे होता है? हम इतने सारा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मिट्टी में वो पानी जाता है, जब हम सिंचाई वगैरह करते हैं, वो पानी जब मिट्टी में जाता है, सॉइल के अंदर, वो सारे चीज़ें अंदर चली जाती है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। पॉइंट सोर्स का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि ये रही हमारी इंडस्ट्री ने क्या छोड़ रखा है, पाइप छोड़ रखे हैं वाटर में, तो ये पॉइंट है। तो पॉइंट सोर्स मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है तो उसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। नॉन पॉइंट मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं निकल रहा, वो एक बड़े से क्षेत्र में से, बड़े से एरिया में से निकल रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, माइनिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इन सब का कूड़ा करकट कचरा कहाँ जा रहा है? वाटर्स में जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर बड़ा सा या एरिया है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ नॉन पॉइंट सोर्स। अब बात करते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन। तो सॉफ्ट वाटर होता है और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर का मतलब जिसमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, ऐसे सारे मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और ऐसे सारे मिनरल्स की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। इनको पोल्यूट होना है, सॉफ्ट वाटर पोल्यूशन कहेंगे, हार्ड वाटर पोल्यूशन कहेंगे। तो समझ में आया हमने 3 हिसाब से कैसे बांटा था वाटर पोल्यूशन को, एक वाटर बॉडीज के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। अब बात करते हैं सोर्सेज की। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स है? देखो घरों से निकलता है, हम नहाते हैं, धोते हैं, बर्तन धोते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो डोमेस्टिक से भी तो वाटर निकल रहा है जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा है। हमारे एग्रीकल्चर, जितनी भी सिंचाई वगैरह हम कर रहे हैं, कूड़ा करकट जब हम बहा रहे हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूट हो रहा है। जितने भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर कहाँ जाके मिल रहे हैं? हमारे सीज में, लेक्स में, रिवर्स में जाके मिल रहे हैं, तो भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। पेस्टिसाइड्स की वजह से तो हो ही रहा है। इंडस्ट्री गंद छोड़ रही है वाटर में, उसकी वजह से भी हो रहा है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में। अगर हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं? तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ्रोफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा रास्ते में, कभी नानी के घर जा रहे हो, कभी दादी के घर जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे पानी वाली चीज़ें आती हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन होता है, एल्गी जमी भी होती है एकदम। वो क्या होता है? ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा पानी ग्रीन हो गया, पूरा ग्रीन पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है ग्रीन चादर बिछा दी हो उस पानी के ऊपर किसी ने। तो जब वाटर पोल्यूट होता है ना किसी भी चीज़ से, जैसे कि इंडस्ट्रियल के वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, या हमारे खुद के वेस्ट से, जब वाटर पोल्यूट होता है ना तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स की, फॉस्फोरस और नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो मात्रा बढ़ती है ना तो वो किसका खाना होता है? वो एल्गी का खाना होता है। वो एल्गी उसको खाती है और ताकतवर बनती है और वो ना एक ग्रीन कलर की परत बना लेते हैं, एल्गा ब्लूम। इससे क्या होगा? जितने भी प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, मछलियाँ हैं, वो भी उसी पानी में तैरेंगी। एक तो वो जो ग्रीन कलर की परत बनाई है वो सूरज की रोशनी को आने नहीं देगा, पेड़ों का खाना बनने नहीं देगा, और वो मछलियाँ पॉइजनस पानी को पिएंगी तो वो भी तो मर जाएंगी। तो पहला इम्पैक्ट तो ये होता है। दूसरे की बात करूँ,
बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी मछली है, उसने कोई भी पानी में से कुछ जहरीली चीज़ खा ली, ठीक है, उसने केमिकल वाली चीज़ खा ली, जो पानी में हमने वेस्ट डाला था वो उसने खा ली, तो वो अब उसके अंदर जमा होने लगेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? बायो एक्यूमुलेशन। और फिर उससे उसकी स्पीशीज़ में खतरा है, वो मर सकती है, पॉइजनस हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ये फूड चेन के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि मछली ने कुछ गलत खाया, अब उस मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर उस मछली को उस बड़ी मछली ने खाया, तो ऐसे कर करके ट्रांसफ़र होता रहता है वो पॉइजनस चीज़ें, ठीक है। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का। बायो कंसंट्रेशन में किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, डीडीटी को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मछली वगैरह जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ के, वो अपने अंदर जमा लेते हैं, उसको बायो कंसंट्रेशन कहते हैं। वेस्ट बॉर्न डिसीज़ के बारे में बात करूँ तो जब पानी पॉल्यूट होता है तो उससे बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है। मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, ये सारी ऐसी डिसीज़ है जो वाटर पोल्यूट होने की वजह से हो सकती हैं। ऐसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड का मतलब यही है कि हम जो भी रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, उसी सपोज़ कि पानी जो है ना पोल्यूट हो चुका है, उसकी रंग, गंध, पीएच ये सब हो गया है मान लेते हैं, और वही पानी हमारे घरों में आ रहा है और उससे हम अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, तो वो पानी जब स्किन पर पड़ रहा है तो स्किन ख़राब होगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होने का खतरा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और अलग अलग तरीके की मलेरिया, डेंगू, ये सारी फैलने वाली बीमारियां हमें हो सकती हैं अगर वाटर पोल्यूट होता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है वाटर के पोल्यूशन से। अब बात करते हैं हम इसके स्टेप्स के बारे में, कैसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने के बाद हम वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करो, उन्हें बताओ कि हम कितना गलत कर रहे हैं, हमारे ही साथ उन्हें समझाना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा, तभी तो हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जब उनको पहले से उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे। एजुकेशन कैंपेन चलाओ, उनको अवेयर करो, ठीक है। तो पहला तो अवेयरनेस। सेकंड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ वगैरह से, ठीक है। तो इससे बहुत सारे लॉ बना दो जिसके तहत हम वाटर को पोल्यूट ही ना कर पाए। प्रॉपर डिस्पोजल करो, ठीक है, कूड़े कचरे का पूरी तरीके से डिस्पोजल करो। जैसे कि ये पॉइंट इससे लिंक है, हमने क्या बना दिया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए। हमारा जो सीवेज है वो उसमें ट्रीट होगा, अच्छे से डिस्पोज हो जाएगा उसी के अंदर, तो हमारा इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। जो इंडस्ट्रियों का कचरा, कूड़ा हमारे घर का सीवेज है वो पानियों में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्पोज करो अच्छे से, एक प्रॉपर तरीके, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, टेक्निक्स बनाओ उसको डिस्पोज करने की, ठीक है। ये भी उसी का पॉइंट है कि इसमें हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स बनाने होंगे, ऐसी चीज़ें हमें, ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। और ये पॉइंट इससे मिलता हुआ है कि हमें रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, बहुत कड़े कानून बना देने चाहिए इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हम वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? ये ना वाटर पॉल्यूशन जैसा ही कुछ है। देखो, वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो इसमें वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, इसमें भी वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है, डिग्रेड होता है वाटर। लेकिन यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। थर्मल का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन हीट से है, ठीक है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जब वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वो गर्म होता जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम थर्मल पोल्यूशन। इससे वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। और ये किस वजह से हो सकता है? हमारा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनसे निकलने वाली चीज़ों की वजह से हो सकता है। थर्मल पावर प्लांट हमने लगा रखे हैं उनकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियों की वजह से भी हमारा वाटर का टेम्परेचर बदल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज जिससे कि थर्मल पोल्यूशन हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो सॉइल क्या है? अर्थ की सरफेस की जो पहली और थिन लेयर है वही तो सॉइल है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो सॉइल कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक सरफेस दे रही हैं, ठीक है। हमारी क्रॉप को, हमारे पौधों को एक सरफेस दे रही हैं, एक बेस दे रही हैं हमारे इकोसिस्टम को, जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। हम ह्यूमन, हम ऑर्गेनिजम्स, ये सारे इंटरैक्ट कर रहे हैं उस सॉइल के साथ। तो इसी को जब हम ख़राब करने लगते हैं, इसी को जब हम दूषित करने लगते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ, तो उससे हमारी सॉइल पोल्यूट होती है। उसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, जब हमारी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। देखो, जो फर्स्ट लेयर होती है ना सॉइल की, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने में
मदद करते हैं, जो पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ का घर होते हैं। अगर हम उसको ही ख़राब करेंगे तो वो सारी स्पीशीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी, मिट्टी हमारी बर्बाद नहीं हो जाएगी, उसमें एसिड की मात्रा, एल्कलिनिटी की मात्रा, ये सब चीज़ बढ़नी जाएगी। सॉइल इरोजन का मतलब पहली ऊपरी परत का खिसक जाना। जब हम सॉइल को पोल्यूट करते जा रहे हैं अपनी वेस्ट से, ठीक है, तो ये इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अपना घर खो सकती है, वो प्लांट फ्लोरा फौना वहाँ की ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब बात करते हैं सोर्सेस क्या है। अब सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है? दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रकृति खुद कर दे या फिर हम ह्यूमन। तो प्रकृति जब करती है तो प्रकृति कैसे कर सकती है? प्लांट रेसिड्यू, एनिमल रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू मतलब प्लांट से निकलने वाला जो उनका एक्सक्रीटा है, उनके जो सूखे पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? वो हमारी सॉइल के ऊपर जाती हैं। सॉइल के ऊपर उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, गैस निकलती हैं, ठीक है, जो हमारी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। ऐसे एनिमल का वेस्ट, कोई भी एनिमल मर गया तो वो कहाँ पे जाएगा? सॉइल पे ही जाएगा, ठीक है। उसकी डेड बॉडी सेल पे ही जाएगी, सड़ेगी, गलेगी, डिकम्पोज होगी, वहीं पे सॉइल पर होगी, ठीक है। और उसका एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, टट्टी पेशाब, वो कहाँ पे जाएगा? हमारी सॉइल पे जाएगा, तो हमारी सॉइल को ख़राब करेगा, पोल्यूट करेगा। ये प्रकृति कर रही है। हम ह्यूमन क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमन हमारी इंडस्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट, हमारे एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट, हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट, और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, मतलब जो रेडिएशन छोड़ता है, ऐसे वेस्ट को हम क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। ये भी तरीका होता है डिस्पोज करने का। तो जब मिट्टी के अंदर गाड़ रहे हैं, मिट्टी पर वो पड़ा पड़ा है, कूड़े के ढेर पड़े पड़े हैं, तो मिट्टी को तो ख़राब करेंगे ही करेंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये ह्यूमन कर रहा है। तो ये दो सोर्सेस होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। अब बात करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन अगर हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, तो इससे क्या होगा? इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, उसके जो पोषण तत्व हैं, पोषण तत्व वो खराब हो जाएंगे, वो कोई भी फसल को उगाने की कैपेसिटी खो देगी, ठीक है, और अच्छी फसल नहीं आएगी। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड क्या हुआ? जो माइक्रोबियल पोल्यूशन होता है, जैसे कि जो ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जब सॉइल पोल्यूट हो गई तो ऐसे बैक्टीरिया का भी नाश हो जाएगा, जो सॉइल को फॉर्मेशन में, सॉइल को फर्टाइल बनाने में, ऐसे बहुत सारे कामों में यूज़ होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का भी नाश हो जाएगा अगर सॉइल हमारी पोल्यूट हो जाएगी। हमारी वहाँ की पूरी फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वहाँ पर जो एसिड की मात्रा होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने मिलेंगे अगर सॉइल पोल्यूशन होता है। अब सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? सिंपल सी चीज़ है, जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल, उन पर रोक होनी चाहिए। हम एसिड रेन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमारी एसिड रेन कैसे होती है? कितनी सारी गैसेस, जहरीली गैसेस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कहाँ से निकल रही है? गाड़ियों में से, चिमनी से, इंडस्ट्री से। तो इन सारी गैसेस पर अगर हम कंट्रोल करें तो एसिड रेन पर कंट्रोल होगा। और अगर हम हॉट लिक्विड को, ऑयल वगैरह की चीज़ों को मिट्टियों में ना मिलाएं तो कंट्रोल होगा। तो ये हम जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो हम मिट्टी पे फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं, उन पर अगर कंट्रोल करें, उन सब के लिए अगर हम, इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाएं, टेक्निक्स बनाएं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करें, एसिड रेन पर कंट्रोल करें, और बहुत सारे ऐसे तरीके बना दें जिससे हम अपने वेस्ट को हटा सके, ख़त्म कर सके, तो सॉइल पोल्यूशन होने से बच जाएगा। तो हम ऐसे कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे वेस्ट के बारे में। देखो, वेस्ट किसको नहीं पता? सबको पता है वेस्ट क्या होता है। हम मैगी लेकर आए, मैगी हमने खाई, मैगी खाने के बाद खरीद ली, बना ली, खा ली। अब उसके बाद जो मैगी का पैकेट है जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, वही तो वेस्ट है। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता हमारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद। हमने प्रोसेस क्या किया? यहाँ पे मैगी को बनाया, लाया, खाया, लेकिन उसके बाद जो निकला वो था हमारा वेस्ट। और वेस्ट बहुत तरीके से जनरेट हो सकता है, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, इंडस्ट्रियल से, कॉमर्शियल से, रेजिडेंटल से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से वेस्ट जनरेट होता है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट जनरेट होता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट की, तो वो पेपर की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में, ग्लास की फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में हो सकता है। वेस्ट की टाइप के बारे में बात करते हैं तो वेस्ट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है ई वेस्ट, एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट, एक होता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, ई वेस्ट क्या होता है? जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे टीवी, लैपटॉप, स्कैनर्स, प्रिंटर, इनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो मेडिकल के उधर से निकल रहा है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, सिरिंज हो गई,
इंजेक्शंस हो गए, ये सारा वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट होता है। और प्लास्टिक वेस्ट तो आप अच्छे से समझते ही हो प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल के बारे में। देखो हम क्या कहते हैं कि वेस्ट को 5R प्रिंसिपल दिए गए हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए, 5R। अब वो क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रिड्यूस। वेस्ट को क्या करो, जो भी हमारा वेस्ट है उसको रिड्यूस करो, कम करो। कम कैसे कर सकते हो आप, रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप मार्केट जा रहे हो, 10 पॉलीथीन लेने की बजाय एक घर से थैला लेके चले जाओ, वेस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। वेस्ट को आप रीयूज़ करो, रीयूज़ दोबारा से यूज़ करो। आप लेके आए फॉर्चून का एक तेल लेकर आए, तेल आपका यूज़ हो गया, अब उस तेल के डिब्बे में आप पानी भर लो, पौधे लगा लो, उस वेस्ट को रीयूज़ करो, ठीक है। वेस्ट को रिसाइकल करो, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वेस्ट रिसाइकल होकर दोबारा से यूज़ हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। रिकवर का मतलब रिकवर करना, उस वेस्ट में से रिकवर करना। जैसे कि हमारा वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है, जलाने के बाद या दबाने के बाद बहुत सारी एनर्जी निकाली जाती है। एनर्जी को हम यूज़ करते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, टरबाइन चलाने में। तो ऐसे ही हम बहुत सारी एनर्जी का निकाल सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लास्ट है रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। वेस्ट को मना कैसे करोगे आप, मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ही मत करो जो हमारी चीज़ों को पोल्यूट कर रही हैं। प्लास्टिक बैग्स का बैन कर दो भाई, प्लास्टिक बैग को मना कर दो, बिल्कुल नहीं, हमें पेपर बैग में चाहिए, रिफ्यूज़ एकदम मना कर दो। तो इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिया, 5R के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से वेस्ट अच्छे से मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।